मैं अपने श्री संतोष शुक्ल जी से, जो हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय से हैं, हमसे 4 साल सीनियर है, उनसे अभी अभी कुछ दिनों पहले परिचय हुआ और मुझे लगा कि भाई साहब को निवेदन करें कि हमारे इस प्रोग्राम में आए। और दिवालियापन होने के बाद क्या होता है, चाहे वो भाषा का दिवालियापन हो या पैसे से दिवालियापन हो, क्या क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में अपनी बात हम लोगों से साझा करें। श्री संतोष शुक्ल जी। सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कमलकांत जी इस परिचय के लिए और हमें इस संगोष्ठी में शामिल करने के लिए। माननीय चेतन शर्मा जी, भगवान स्वरूप जी, अशोक मेहता जी और सभी उपस्थित देवियों सज्जनों, आप सबको करबद्ध नमन और प्रणाम। जैसा कि भगवान स्वरूप जी ने कहा, एक बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाया और उसमें एक आत्मबल जो दिखा, जैसे चेतन शर्मा जी ने कहा कि अकेली सेना लेके वो चल रहे हैं। भगवान स्वरूप जी, आप एक अकेले सैनिक नहीं हैं, आप इस महायुद्ध में एक कृष्ण के समान हैं, आप भगवान स्वरूप हैं। और ये युद्ध में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस अवस्था में हम भाषा को लेकर पहुंच गए हैं और जिन कारणों से पहुंच गए हैं, उसमें एक कारण यह है हमारा मानसिक दिवालियापन, जो कमलकांत जी ने कहा, वो हमारी मनोदशा है, जो हमारा आत्मबल है, क्योंकि हमने अपने मन को एक गुलाम बना रखा है। संविधान में कहीं कोई त्रुटि नहीं है कि राजभाषा संघ की भाषा क्या है। हमारी संस्कृति में कहीं तो कोई त्रुटि नहीं है, जैसा अभी किसी ने रेखांकित किया। भाषा और संस्कृति में बहुत गहरा संबंध है। भाषा की अवनति होगी तो सांस्कृतिक पतन निश्चित है। अगर जिस भाषा में हम प्रयोग करेंगे, जिन भाषा का, वही संस्कृति हम अपनाएंगे। चेतन शर्मा जी ने बड़े अच्छे उदाहरणों से उन्हें रेखांकित किया, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन अगर आप हम देखें तो संविधान निर्माताओं ने या उसके पहले जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, वहां पर भी एक मूल धारा जो थी, मूलभूत जो भाव था, वो सांस्कृतिक एकता, और उस सांस्कृतिक एकता के मूल में छिपी हुई भाषा में जो विभिन्नता के बावजूद जो एकता है, जो सांस्कृतिक धरोहर हमारी है, जो संस्कृति हमारी है, उसने बहुत बड़ा बल दिया। विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग एक मंच पर आए और स्वदेशी आंदोलन ने बहुत इसको बल दिया, हमारे स्वतंत्रता संग्राम को। हमने सारी चीजें स्वदेशी अपनाई, स्वदेशी भाषाओं को भी अपनाने का प्रण लिया, निश्चय लिया, लेकिन कहीं आगे चलते चलते हम विचलित हो गए। हमारा प्रयोग बहुत कुछ इस बहुत सूक्ष्म प्रतिशत में बोले जाने वाले, हमारे देश में जैसे कि बताया गया 2% लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसमें से 1/4 लोग ही केवल मूल रूप से प्रयोग करते हैं। इतनी कम संख्या में प्रयोग करने के बावजूद जो बहुतायत के लोग हैं, जो सांस्कृतिक एकता में विश्वास रखते हैं और जुड़े हुए हैं, वो इस एक न्यून संख्या के लोगों की भाषा से कहीं न कहीं हतोत्साहित हो जाते हैं। हमने देखा कि हमारे पाठ्यक्रम हर भाषा में है। हम अपने प्राइमरी स्कूल में, अपने गांव में तो भोजपुरी माध्यम से पढ़े, आगे चल के हमने हिंदी माध्यम में पढ़ाई की। अगर हम हिंदी इतनी हमारी मातृभाषा रही, हिंदी हम घरों में बोल सकते थे, तो हिंदी हमें बाहर प्रयोग करने और बोलने के लिए कहीं मना ही नहीं थी। संविधान, जैसा भगवान स्वरूप जी ने बहुत ही बलपूर्वक कहा, संविधान हमें रास्ता दिखाता है भाषा प्रयोग का, मना नहीं करता है। न्यायालयों में भी आई थिंक, मुझे जहां तक समझ में आता है कि अनुच्छेद 348 में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी, और वहां पर समय दिया गया कि बाद में इसको धीरे धीरे संघ की भाषाओं में प्रयोग किया जाएगा। लेकिन वहां एक अस्थायित्व क्यों आ गया?
हम वहां आकर रुक क्यों गए? हम वहां आकर आगे बढ़ क्यों नहीं पाए? और इसके विरोध में जो स्वर मिलते हैं वो ये कहते हैं कि भाषा दुरूह है, भाषा कठिन है, इस भाषा में शब्दों का अभाव है और इस भाषा में तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं है। जो आधुनिक शब्द हैं, जो विकासशील खोजें हो रही हैं, उनके शब्द नहीं हैं। मैं चुनौती पूर्वक कहना चाहूंगा कि उन अंग्रेजी शब्दों को जब आप देखेंगे वो कहीं न कहीं आपके संस्कृत के शब्दों से निकले हुए हैं। किसी ने कहा कि संस्कृत बहुत कठिन भाषा है। मैंने कहा संस्कृत में बोलता हूँ, संस्कृत अत्यंत सरलम अस्ति। इसमें बताइए क्या दुरूह लगा आपको? अंग्रेजी का एक शब्द बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत प्रयोग होता है, कोर्ट के न्यायाधीश लोग भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल। मैं नहीं बोल पाता हूँ इसको, जीभ ऐंठ जाती है। तो हर भाषा में अपनी सब शब्दों की दुरूहता है, हर भाषा में अपने शब्दों की सरलता है। अगर हमने अपनी मानसिक दशा ऐसी बना ली है, हमने अपने आत्मबल को इतना नीचे कर रखा है कि हम ये मान के बैठ गए हैं कि इस आंग्ल भाषा से ही हमारा विकास संभव है, तो हम अपने भाषाओं का विकास नहीं कर सकते। और यही इसीलिए मैं कहता हूं कि भाषा प्रयोग में कहीं न कहीं से हम मानसिक दिवालियापन की ओर पहुंच गए हैं। भाषा प्रयोग में हमें संकोच क्यों? अगर भगवान स्वरूप जी न्यायालय में चुनौती पूर्वक हिंदी बोल सकते हैं, तो हम अपने फोन कॉल करते समय, अपने मित्रों का अभिवादन करते समय, अपने घरों में बोलते समय, अपने हस्ताक्षर करते समय क्या शुरुआत नहीं कर सकते हैं? क्या हमको दिया जलाना केवल दिवाली के दिन ही दिया जलाना है? क्या हमें हिंदी दिवस की आवश्यकता है? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्या हम हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़े, हिंदी मास, हिंदी वर्ष मना करके इस भाषा का उत्थान कर सकेंगे? क्यों न हम संकल्प उठाएं, क्यों न हम संकल्प लें कि हम हिंदी या अपनी मातृभाषा या संघ की भाषाओं का प्रयोग करेंगे। अगर विश्वविद्यालयों में हिंदी में पढ़ाई हो सकती है, संघ की राज्यों में पढ़ाई हो सकती है, तो व्यवहार में क्यों नहीं? न्यायालयों में क्यों नहीं? जनता को क्यों उनकी भाषा में न्याय न मिले? न्यायिक व्यवस्था में जैसा कि भगवान स्वरूप जी ने कहा कि जो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों अगर द्विभाषी काम कर रहे हैं, हिंदी को अनुवाद की भाषा बना के रखे हुए हैं, क्या उससे इस भाषा का उत्थान संभव है? भाई, जो द्विभाषी पत्राचार हो रहे हैं, वहां पर भी लिख दिया जाता है कि अंग्रेजी जहां लिखी है उसको वरीयता दी जाएगी। क्यों उसको उल्टा न करा जाए? इस ये भी सोच का विषय है। जब तक हमारी मानसिकता ऐसी रहेगी कि किसी एक भाषा को हम वरीयता देंगे जो कि जनमानस की भाषा नहीं है, जिसमें वैज्ञानिकता का अभाव है, ये सिद्ध हो चुका है। हम सभी जानते हैं, यहाँ प्रबुद्ध वर्ग बैठा हुआ है, मैं उसकी वैज्ञानिकता की व्याख्या नहीं करूंगा। हम सभी जानते हैं कि इस भाषा की वैज्ञानिकता, इसके उच्चारण, सब में अभाव है, वैज्ञानिकता का अभाव है। फिर भी एक शौक है हमें कि अगर हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हम ज्यादा विकसित हैं, ज्यादा ज्ञान है हमें, ज्यादा आत्मविश्वास है हमारे अंदर। ये मनोबल जो हमारा है, जो गिरा हुआ है, जहां हमने अपने मनोबल को पहुंचा रखा है, जो कि चेतन शर्मा जी ने बड़े आध्यात्मिक रूप से कहा। अगर मैं भी उस भाषा में बोलूं तो आप सभी जानते हैं, अगर आपने भगवत गीता पढ़ा होगा तो अध्याय 2 के 11वें श्लोक से भगवान बोलना शुरू करते हैं और पहला शब्द अ से शुरू होता है। आगे जाकर वो कहते हैं कि शब्दों में मैं अ हूं। हम सभी जानते हैं शब्द परमात्मा का रूप है, अक्षर हैं। ये अक्षर मतलब जिनका नाश नहीं हो सकता, जो इस यूनिवर्स में जो कुछ भी हम बोल रहे हैं ये जाके पूरी तरह से अवस्थित हो रहा है और ये मैनिफेस्ट होगा। जो हम यहाँ बोल रहे हैं आज, ये जरूर होगा। हमारे फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे हैं प्रयाग उच्च न्यायालय में,
कि आप हम लोगों का मार्गदर्शन करें, आपके दिशा निर्देश पे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आपका जो आदेश होगा हम लोग सब पालन करेंगे। श्री अशोक मेहता जी। भगवान स्वरूप जी ने केक बनाया, उस पे बहुत सुंदर सी आइसिंग, अंग्रेजी का शब्द है खीर बनाई मान लीजिए, उसमें चीनी बहुत अच्छी सी चेतन शर्मा जी ने डाली खीर में, उस पर काजू किशमिश वो सब जो है वो संतोष जी ने। अब मेरा काम केवल इतना रह गया है कि कटोरी में लेकर के सबसे कहूं कि ये खीर मैंने बनाई है। तो ठीक है, या कह लीजिए केक के ऊपर अब आखिरी चेरी छोटी सी मैं रख करके कहूं मैंने बनाई। मित्रों, तो ऐसा ही मान लीजिए, जो भगवान स्वरूप जी ने कहा, जो चेतन जी ने कहा, जो संतोष जी ने कहा, जो कुछ भी औरों ने कहा है मैं भी वही कह रहा हूं। काशी में आज बैठा हुआ हूं। काशी में है बाबा विश्वनाथ, लेकिन बाबा विश्वनाथ के नाम पर विश्वनाथ यहां किसी का नाम नहीं। विश्वनाथ नाम सारे के सारे वो तमिलनाडु में मिलेंगे। के विश्वनाथ है, विश्वनाथ एस, उससे उल्टा रामेश्वरम मंदिर, वहां रामेश्वर नाम के मित्र मेरे ही बहुत है। तो देश की एकता में हिंदी का योगदान इतना है। हिंदी देश की स्वतंत्रता की भाषा है। हिंदी के विषय में एक समय तक राजगोपालाचारी जी भी बोले, हिंदी के विषय में गांधी भी बोले। तो आज क्या है आवश्यकता? तो पहली आवश्यकता है, हमें संकल्प करना होगा कि हम अपने दैनिक कार्य में अधिक से अधिक हिंदी का सदुपयोग करेंगे। एक दूसरा है, हम कम से कम हस्ताक्षर से शुरू करें और आगे बढ़ें। तीसरा है कि कम से कम आलेख हम हिंदी में लिखें, हिंदी के विषय में लिखें, हिंदी के उत्थान में लिखें। चौथा है, हम अधिवक्ताओं को शिक्षा के विषय के विशेषज्ञों के पास जाना होगा। भारतीय भाषा मंच के जुड़े हुए हिंदी वेत्ताओं से मिलना होगा, वृषभ जी से मिलना होगा और उनसे पूछना होगा गंगा कैसे लिखा जाएगा। वो कहते हैं केवल ऊपर बिंदी लगाओ, नीचे नहीं जोड़ो कुछ भी, गंगा हो जाता है। हम अपनी वर्तनी को कैसे ठीक करेंगे वह हमें ध्यान रखना होगा। हमें अपनी हिंदी में भाषाओं को दूसरी भाषाओं के शब्दों को उसी तरह से जोड़ना होगा, अपने शब्दकोश को बढ़ाना होगा। जैसे अंग्रेजों ने चारपाई को ले लिया, वरांडे को ले लिया, डकैत को ले लिया, ठग को ले लिया, लूट को ले लिया, ये ऑक्सफोर्ड में पाए जाने वाले शब्द। तो कम से कम हम बंगाल, तमिलनाडु, मराठ, पंजाब, तमिलनाडु के बाद आगे केरल के मलयालम तक, इन भाषाओं के शब्दों के से अपने हिंदी के शब्दकोश को वृहद और विस्तृत करें। अगर फ्रांस से आकर के अदर बुल्के कार्य कर सकते हैं और उनका शब्दकोश आज भी एक अच्छा शब्दकोश माना जा सकता है, डिक्शनरी कहलाती है, तो हम क्यों नहीं? हमें जाना होगा उन विषय विशेषज्ञों के पास, हमें अधिवक्ताओं से बाहर निकलना होगा, कहना होगा कि 5 वर्ष के जो भी विधि के शिक्षा के चल रहे हैं उनमें हिंदी हो। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, पर स्नातक आज बन रहे हैं, वो हिंदी में बने, शोध हिंदी में हो। जिस दिन ये कार्य बढ़ जाएगा, हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। दुश्मन गिनती के 7% है,
अंग्रेजी वाले, वो एक अधिकार देता है। अंग्रेजों की भाषा है, अंग्रेजियत की भाषा है, गुलामी की भाषा है। और सही में गांधी ने ही नहीं कहा था, अरविंदो भी कहे थे कि स्वतंत्रता की असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है, जो ज्यादा कष्टकारी होगी। नहीं, हमारे लिए कष्टकारी नहीं है। समय आ गया है जब ये बात मानी जाने लगी है कि हमारी अपनी न्याय प्रणाली सही नहीं है, और इस विषय पे भारतीय भाषा अभियान का कार्यक्रम होने वाला है और दिल्ली ही करा रहा है। तो दिल्ली तो स्वयं के अंदर सारे देश का प्रतिनिधित्व करती है, तो वहां से ही ये प्रारंभ होना है और नई क्रांति, हिंदी की क्रांति वहीं से जन्म लेगी और आगे बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।